तो आज की इस गहरी छानबीन में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है, खास तौर कर उनके लिए जो मार्केट्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है श्वेसर नोट्स 2025 CFA लेवल 1 बुक 2। इसके रीडिंग 27 और 28 पर हम फोकस करेंगे। हाँ, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इनकम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कंपनियां आखिर अपने फाइनेंशियल नंबर्स रिपोर्ट कैसे करती हैं। मतलब इन नियमों के पीछे का असली ढांचा क्या है, और सबसे जरूरी बात, रेवेन्यू या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के तरीके किसी भी कंपनी की असली आर्थिक स्थिति को कैसे कैसे पूरी तरह से बदल कर दिखा सकते हैं। सही कहा। क्योंकि बैलेंस शीट के जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, वो तो कोई भी देख लेता है, लेकिन जो असली कहानी होती है वो अक्सर उन छोटे फुटनोट्स और अकाउंटिंग चॉइसेस में छुपी होती हैं जो मैनेजमेंट खुद चुनता है। एग्जैक्टली और यही हमारा काम है आज, एक जासूस की तरह उन क्लूज को ढूंढना। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने का नजरिया सिर्फ डेटा देखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब रिपोर्टिंग और एनालिसिस में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक कंपनी का काम होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, यानी उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका एक स्नैपशॉट देना। उनका काम बस नियमों के दायरे में रहकर आंकड़े पेश करना है। लेकिन एक एनालिस्ट का काम है उन आंकड़ों का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, उन्हें प्रोसेस करके आगे के आर्थिक फैसले लेना, जैसे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। सही। और इस एनालिसिस को एकदम सही तरीके से करने के लिए CFA फ्रेमवर्क में 6 कदम बताए गए हैं। होता क्या है ना, लोग अक्सर सीधा एक्सेल शीट खोलते हैं और रेशियोज निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है अपना ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य तय करना। मतलब हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या किसी कंपनी को खरीदना है या सिर्फ एक छोटा हिस्सा लेना है, या फिर किसी वेंडर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करनी है। जब तक ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, डेटा का इतना बड़ा समुंदर सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। हाँ। और एक बार ऑब्जेक्टिव तय हो गया तो दूसरा कदम है डेटा इकट्ठा करना। फिर तीसरा कदम आता है उस डेटा को प्रोसेस करना। और चौथा है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना। उसके बाद 5वें कदम में आती है आपकी रिपोर्ट, जहां कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस पेश किए जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। छठा कदम और शायद सबसे क्रिटिकल है अपने एनालिसिस को लगातार अपडेट करते रहना, क्योंकि मार्केट रोज बदलता है। एकदम सही कहा। मार्केट डायनामिक्स, इंटरेस्ट रेट्स या सप्लाई चेन में एक छोटा सा बदलाव भी पूरी थीसिस को बदल सकता है। ये कोई वन टाइम काम नहीं है। तो देखिए, इस पूरे डेटा को समझने के लिए इस पहले खेल के नियम समझने पड़ेंगे। और इस दुनिया में नियम बनाने वाले और उन्हें लागू करवाने वाले दोनों अलग होते हैं। स्टैंडर्ड सेटर्स और रेगुलेटर्स। राइट। जैसे नियम बनाने वालों में US गैप है, जिसे FSB बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IFRS है, जिसे IASB तय करता है। इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस फर्क को हम एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। US गैप में कंपनियां लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन IFRS में लाइफो पर पूरी तरह से पाबंदी है। और इसका असर सीधा प्रॉफिट पर पड़ता है। हाँ, अब देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कच्चा माल महंगा हो रहा है, तो जो कंपनी लाइफो इस्तेमाल कर रही है वो अपनी सबसे नई और महंगी इन्वेंट्री को कॉस्ट में दिखाएगी, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा। सही। और रिपोर्टेड प्रॉफिट कम दिखेगा। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। वहीं दूसरी तरफ IFRS फॉलो करने वाली कंपनी लाइफो नहीं ले सकती, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और टैक्स भी ज्यादा जाएगा। ये वाकई कमाल की इंसाइट है। मतलब अगर कोई बिना सोचे एक लाइफो और एक IFRS फॉलो करने वाली कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर कर ले, तो वो पूरी तरह से गलत निष्कर्ष निकाल लेगा। एकदम। और यही नियम ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम SEC या FCA जैसे रेगुलेटर्स का होता है। एक ग्लोबल समूह भी है, ISOCO, जो दुनिया के 95% मार्केट्स को रेगुलेट करने वालों का ग्रुप है। उनका मकसद इन्वेस्टर्स को बचाना है। और इन्वेस्टर्स को ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से? SEC फाइलिंग्स से, जो हमारे सबसे बड़े क्लूज हैं। जैसे 10K जो ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट होती है, और 10Q जो क्वार्टरली पर अनऑडिटेड होती है। और एक फॉर्म है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, DEF 14A या प्रॉक्सी स्टेटमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजमेंट की सैलरी कितनी है, ये सब यहीं मिलता है।
हाँ, और अगर कोई अचानक बड़ी घटना हो जाए, जैसे सीईओ छोड़ दे या कोई एक्विजिशन हो, तो वो 8K फॉर्म में आता है। बिल्कुल। पर अगर हम वापस 10K पर आएं, तो एक एनालिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज बैलेंस शीट के बड़े नंबर्स नहीं है। असली सच तो फुटनोट्स में होता है। तो फुटनोट्स में आखिर ऐसी कौन सी कहानी छिपी होती है जो मेन नंबर्स में नहीं मिलती? फुटनोट्स में अकाउंटिंग मेथड्स, एस्टिमेट्स और सबसे खास बिजनेस सेगमेंट का डेटा होता है। एक कड़ी शर्त होती है सेगमेंट डेटा रूल की। अच्छा, हाँ। अगर कंपनी का कोई भी हिस्सा टोटल रेवेन्यू, एसेट्स या इनकम का 10% से ज्यादा बनाता है, तो उसे अलग से रिपोर्ट करना ही पड़ता है। इसे बोइंग के उदाहरण से समझते हैं, जो हमारे नोट्स में भी है। आमतौर पर बोइंग का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कमर्शियल हवाई जहाज। राइट। लेकिन जब हम फुटनोट्स में सेगमेंट डेटा देखते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने इसे कमर्शियल एयरप्लेन्स, डिफेंस एंड स्पेस और बोइंग कैपिटल में बांटा हुआ है। और इसका फायदा ये है कि अगर कल को एयरलाइंस इंडस्ट्री में मंदी आ जाए, तो ओवरऑल नंबर शायद खराब दिखे, पर एनालिस्ट को पता होगा कि उनका डिफेंस का हिस्सा अभी भी अच्छा पैसा बना रहा है। सही बात है। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री या एमडीएनए का सेक्शन भी होता है, जहां मैनेजमेंट अपने आगे के प्लान्स, ट्रेंड्स और रिस्क के बारे में बात करती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एमडीएनए का कुछ हिस्सा अनऑडिटेड होता है। ये मैनेजमेंट की अपनी कहानी है। वो चाहें तो अपनी गलतियों को किसी और चीज पर डाल सकते हैं। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसलिए हमें ऑडिटर्स की जरूरत पड़ती है, द रेफरीज, जो आकर बताते हैं कि सब ठीक है या नहीं। बिल्कुल। पर ऑडिटर गारंटी नहीं देता, वो बस अपना ओपिनियन देता है। सबसे अच्छा है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यानी क्लीन चिट। फिर आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, जहां लगभग सब ठीक है, बस कुछ छोटे एक्सेप्शंस हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी को एडवर्स ओपिनियन मिल जाए, तो समझ लीजिए वो खतरे की घंटी है। इसका मतलब है नंबर्स बिल्कुल गलत है या स्टैंडर्ड के खिलाफ है। एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी होता है, जब ऑडिटर कहता है कि मेरे पास पूरी जानकारी ही नहीं है राय देने के लिए। लेकिन इन सब में एक टर्म है जो किसी को भी डरा सकती है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ओहो, वो सबसे बड़ा डर है। नॉर्मली हम मानते हैं कि कंपनी चलती रहेगी, पर अगर ऑडिटर लिख दे कि गोइंग कंसर्न पर डाउट है, मतलब उसे लगता है कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अगले 1 साल भी चल पाए। ये सीधा बैंक्रप्सी का इशारा है। चलिए, ये तो हो गई ढांचों की बात। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इनकम स्टेटमेंट के सबसे बड़े आंकड़े पर आते हैं, रेवेन्यू, आमदनी। एक आम इंसान के लिए आमदनी तब होती है जब बैंक में कैश आता है। लेकिन यहाँ अक्रूअल अकाउंटिंग चलती है, तो एक कंपनी पैसा आखिर कब कमाती है? ये अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा सवाल रहा है। कंपनियां तो चाहती हैं कि रेवेन्यू जल्दी से जल्दी दिखा दें। इसलिए IFRS और US GAAP ने मिलकर एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है रेवेन्यू पहचानने के लिए। और वो 5 कदम काफी लॉजिकल हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट तय करना। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पहचानना, यानी क्या काम पूरा करना है। तीसरा, ट्रांजैक्शन प्राइस तय करना। चौथा, उस प्राइस को अलग अलग ऑब्लिगेशंस में बांटना। और पांचवा, सबसे अहम कदम, जब काम पूरा हो या जैसे जैसे पूरा हो रहा हो, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। ये जैसे जैसे वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है, खासतौर पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में। मान लीजिए $10 मिलियन का एक वेयरहाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 8 मिलियन की कॉस्ट आएगी। राइट। अब अगर कंपनी ने पहले साल $4 मिलियन खर्च कर दिया, यानी आधी कॉस्ट लग गई, तो क्या उन्हें रेवेन्यू के लिए प्रोजेक्ट पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, यहीं पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आता है। अगर 50% खर्च हो गया है, तो 10 मिलियन का 50% यानी $5 मिलियन पहले साल ही रेवेन्यू मान लिया जाएगा। ये तो फेयर लगता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब हम एजेंट और प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ से कंपनी के मार्जिन्स पूरी तरह बदल सकते हैं। ये मेरा फेवरेट उदाहरण है। एक ट्रैवल एजेंट को सोचिए, जो $10,000 का इंटरनेशनल टिकट बेचता है और उस पर $1,000 कमीशन लेता है। अब क्योंकि वो सिर्फ एक एजेंट है, वो टिकट उसकी नहीं है, तो वो सिर्फ $1,000 को अपना रेवेन्यू मानेगा, जिसका मतलब है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100% हुआ। लेकिन सोचिए, अगर वो किसी तरह खुद को प्रिंसिपल घोषित कर दे, फिर क्या होगा? तो वो पूरे $10,000 को अपना रेवेन्यू दिखाएगा और $9,000 को एक्सपेंस। मार्जिन वही 1,000 बचा, पर उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अब सिर्फ 10% रह गया। 100% से गिरकर 10%। वाह! सिर्फ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन बदलने से कहानी कितनी अलग दिखने लगती है। जो टेक कंपनियां हाई मार्जिन दिखाना चाहती हैं, वो एजेंट बनना पसंद करेंगी, और जिन्हें सिर्फ टॉप लाइन यानी बड़ा रेवेन्यू दिखाना है, वो प्रिंसिपल बन जाएंगी। एकदम सही। ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में होता है।
अगर कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है जिसे कस्टमर अपने कंप्यूटर पर डालता है, तो कंपनी शुरू में ही पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है। जिससे उस साल का प्रॉफिट बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। हाँ, लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है, जिसे हम SaaS मॉडल कहते हैं, तो रेवेन्यू को कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समय में थोड़ा थोड़ा करके बांटना पड़ता है। तो अगर कोई पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाउड पर शिफ्ट हो रही हो तो शुरू में उसके नंबर्स गिरे हुए लगेंगे, जबकि उसका बिजनेस मॉडल असल में ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है। बिल्कुल। अब हमने आमदनी की तो काफी बात कर ली, थोड़ा खर्चों या एक्सपेंसेस की तरफ देखते हैं। यहाँ एक मैचिंग प्रिंसिपल काम करता है। ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में। जिस साल रेवेन्यू होगा उसी साल उससे जुड़ा खर्च दिखाना चाहिए। जैसे इन्वेंट्री, आपने आज 100 यूनिट खरीदे, वो बाइक अगले साल, तो खर्च भी अगले साल के इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रूप में। ये तो सीधा हिसाब है, पर असली खेल और असली कॉम्प्लिकेटेड फैसला आता है कैपिटलाइज वर्सेस एक्सपेंस में। ये मैनेजमेंट के हाथ में सबसे बड़ा टूल होता है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में तोड़ते हैं। देखिए, अगर किसी खर्च का फायदा कंपनी को आगे कई सालों तक मिलने वाला है, तो उसे कैपिटलाइज करते हैं, यानी उसे बैलेंस शीट पर एक एसेट बना देते हैं। फिर धीरे धीरे हर साल उसे डेप्रिशिएट करते हैं। और अगर फायदा तुरंत मिल गया और खत्म हो गया तो उसे उसी साल एक्सपेंस दिखा देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। सही। अब यहाँ फर्क समझिए। अगर किसी बड़ी कॉस्ट को तुरंत एक्सपेंस दिखा दिया, तो वो कंजर्वेटिव या सुरक्षित अप्रोच है। इससे उस साल का प्रॉफिट तुरंत गिर जाएगा। लेकिन अगर उसे कैपिटलाइज कर दिया तो उसे कहते हैं अग्रेसिव अकाउंटिंग, क्योंकि इससे आपने उस खर्च को फ्यूचर में सरका दिया और इस साल का प्रॉफिट बढ़ा लिया। इसका असर सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ROE पर भी पड़ता है। इसको हम नॉर्थवुड कॉर्प के उदाहरण से क्लियरली समझ सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने $2.5 लाख की एक मशीन खरीदी और $10,000 उसको इंस्टॉल करने में लगाए। ये तो क्लियरली कैपिटलाइज होगा, क्योंकि मशीन आगे 10 साल तक चलेगी, तो $2,60,000 का एसेट बन गया बैलेंस शीट पर। बिल्कुल। लेकिन आगे सुनिए, उस मशीन को चलाने के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, जिसमें $6,500 खर्च हुए। क्या हम इस ट्रेनिंग कॉस्ट को भी मशीन की कॉस्ट में जोड़कर कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं, ये तुरंत एक्सपेंस होगा, क्योंकि ट्रेनिंग से मशीन तैयार नहीं होती, इंसान तैयार होते हैं, और इंसान अगले दिन नौकरी छोड़ के जा सकता है। हाँ, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पक्का नहीं है। बैलेंस शीट पर सिर्फ वो चीजें आ सकती हैं जिस पर कंपनी का पूरा कंट्रोल हो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कैपिटलाइज इंटरेस्ट का। ये तब आता है जब कंपनी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कोई बड़ा एसेट बना रही हो, जैसे एक विलॉ केजी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नॉर्मली जब कंपनी लोन पर ब्याज चुकाती है तो वो सीधा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनकर प्रॉफिट को कम कर देता है। पर इस केस में नहीं। सही कहा। अगर लोन उस नए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ब्याज दिया गया उसे एक्सपेंस नहीं मानते, उसे उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, यानी कैपिटलाइज कर दिया गया। इससे इनकम स्टेटमेंट में ब्याज नहीं दिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया, और क्योंकि वो एसेट में गया इसलिए वो कॉस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से निकलकर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में चली गई। और कोई आम एनालिस्ट जो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहा हो, उसे लगेगा कंपनी का कोर बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। पर एक तेज एनालिस्ट फुटनोट्स पढ़ेगा और उस इंटरेस्ट को वापस माइनस करके असली आंकड़ा निकालेगा। कमाल की बात है। तो आज की इस गहरी छानबीन का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि नंबर्स पत्थर की लकीर नहीं होते। बिल्कुल नहीं। रूल्स कैसे लग रहे हैं, मैनेजमेंट लाइफो चुन रही है या फीफो, एक्सपेंस कर रही है या कैपिटलाइज, ये सारे फैसले किसी भी कंपनी की पूरी तस्वीर बदल कर रख देते हैं। और सुनने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि हेडलाइन प्रॉफिट देखकर कभी खुश मत होइए। असली पावर मिलती है फुटनोट्स और MDA पढ़ने से। इन्फो ओवरलोड के जमाने में कहाँ देखना है, ये जानना सबसे जरूरी है। सही जगह फोकस करना ही सबसे जरूरी स्किल है। और चर्चा खत्म करने से पहले एक नया सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि अकाउंटिंग रूल्स मैनेजमेंट को ये छूट देते हैं कि वह आज के खर्चों को आगे टालकर इस साल का प्रॉफिट बढ़ा सके, कैपिटलाइजेशन के जरिए। राइट। तो सोचिए क्या होगा जब उन्हीं टॉप एग्जीक्यूटिव्स का इस साल का मोटा बोनस इस बात पर टिका हो कि इस साल नेट इनकम कितनी आती है। वाह। क्या इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट अपने आज के बोनस के लिए एग्रेसिव कैपिटलाइजेशन के लिए कंपनी के आने वाले कल को भारी डेप्रिसिएशन के बोझ तले दबा नहीं सकती? ये एक बहुत ही तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल, एक ऐसी चीज जिस पर किसी भी एनालिस्ट को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।